सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज जो हम टॉपिक लेके आए उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बिना देरी करे समझते हैं इसको, है ना। देखिए टॉपिक का हमारा नाम है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंसेप्ट कैसे आया सामने, इसके बारे में समझते हैं थोड़ी बैक स्टोरी। देखिए अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है ना, जिसको हमने कूलम्स लॉ के हेडिंग के अंदर पढ़ा था। साथ में ये भी देखा था कितना लगाती है फोर्स, है ना। तो चार्जेस जब एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, वहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करा होगा। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। कोई आर दूरी पे मैं मान लेता हूँ दोनों रखे हुए। तो ये जब इस पे फोर्स अप्लाई करती है, इधर मान लेते सेम साइन के, तो रिपल्सिव करेगा। ये इस पे फोर्स लगाती है, तो आपने देखा है देयर इज़ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मतलब इन दोनों के बीच में कोई धागा या रस्सी बंधा नहीं हुआ जिससे वो एक दूसरे पे पुल या वो लगा पा रहे, या मान लीजिए कोई स्टिक भी नहीं है जिससे पुश कर पा रहे हो एक दूसरे से, है ना। मुद्दा ये है कि बिना कांटेक्ट में आए ये एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से इस चीज़ को समझाया गया। कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये बताया गया कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज अ टू स्टेप प्रोसेस, इज अ टू स्टेप प्रोसेस। ये बात समझ लो कि जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है तो यहाँ एक डायरेक्टली नहीं लगा पाती है, ये दो स्टेप से होके आती है ना। जब फर्स्ट स्टेप होगा फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, तब जाके अगले चार्ज पे फोर्स लगता है। तो ये स्टेप्स क्या है उसको समझते हैं। देखो तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दी सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सब बातें समझ में आएगी धीरे धीरे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, और सेकंड पॉइंट ये है, या कह लीजिए सेकंड स्टेप में ये होता है कि दी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह लीजिए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो द टेस्ट चार्ज, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि द सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं आपको दो टर्म क्लियर कर देता हूँ। देखो व्हाट इज सोर्स चार्ज एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज। देखो जैसे कोई भी चार्ज है वो क्या करता है, वो अपने आसपास अपने अराउंड है ना, एक रीजन ऐसा होता है जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखता है। कहने का ये मतलब है इस रीजन के अंदर अगर बाहर से कोई एक चार्ज एंटर करे तो उस पर क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा। फिलहाल अगेन यही मान लेते दोनों सेम साइन के, तो फोर्स रिपल्सिव इन नेचर है। तो जैसे ही बाहर से कोई चार्ज इस रीजन के अंदर आएगा तो इस रीजन पे क्या लगने लगेगा, एक फोर्स। और ये फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो चार्ज है इसने अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला स्टेप, इसी को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसने फील्ड क्रिएट करी है। और जिस पे फोर्स लग रहा है या जो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत छोटा होता है, इट ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। मतलब बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है ये, है ना। छोटा चार्ज रखने के पीछे सेंस ये है कि देखो अगर बड़ा या अच्छा खासा चार्ज होगा तो इसकी खुद की भी तो फील्ड होगी, तो दोनों की फील्ड इंटरेक्ट करेगी ना। हम चाहते हैं कि बस फील्ड एक ही चार्ज बनाए अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए सोर्स चार्ज फील्ड बनाता है और टेस्ट चार्ज उस फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर इसका अपना भी जो फील्ड है वो साथ में बन के आया ना, तो उससे फिर इसको भी फोर्स लगेगा, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। फिलहाल हमने क्या रखा है, इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा मान रखा है, जिससे कि इसके अपनी फील्ड की वजह से कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, है ना। तो समझ लेते हैं। तो सोर्स चार्ज का आपको क्लियर हो गया होगा, सोर्स चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और टेस्ट चार्ज जो इस फील्ड के अंदर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो पहले स्टेप में क्या होता है कि सोर्स चार्ज जो है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, है ना।
सबसे पहले ये अपने अराउंड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ तक प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो इतना असर नहीं देता दूसरे चार्ज पे, ठीक है। और ऐसे ही जब अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, टेस्ट चार्ज उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, है ना, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई है सोर्स चार्ज का, इसके अंदर जैसे ही एंटर करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे लगेगा एक फोर्स। यू नो इट इज़ अ इनविजिबल फोर्स, है ना। इस फोर्स को आप देख नहीं सकते हो, बस ये लगता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सोर्स चार्ज समझ लिया। एक तो सबसे पहली बात, सोर्स चार्ज अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करता है पहले स्टेप में। फिर उसके बाद आया टेस्ट चार्ज का रोल। टेस्ट चार्ज जैसे इसकी फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस पर इस फील्ड के वजह से लगेगा एक फोर्स। क्या ये बात क्लियर होती है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत छोटा होता है ना, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन तो बहुत छोटा। ओके, ये हम इसलिए रखते हैं ताकि इसकी अपनी कोई फील्ड ना बने जो इससे इंटरेक्ट करके फिर चीज़ों को गड़बड़ कर देगी ना। एक टाइम पे एक ही चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके, तो हमने देख लिया कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो आपस में सबसे पहले फील्ड बनाती है और फिर उस फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है। क्या इतनी बात क्लियर होती है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एंड दिस इज़ हाउ इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसको मैं बोलूँगा फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब बात थोड़ी समझ में आती है कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे पे डिस्टेंस से क्यों फोर्स लगा पा रहे थे बिना कांटेक्ट में आए ही। क्या ये बात समझ में आती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप फिलहाल अपने शब्दों में जितना नोट कर सकते हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार, फिर मैं इसके आगे समझाता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, है ना। देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ लिया। सबसे पहले हमने क्या समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझा। अब मैं जो सेकंड पॉइंट समझा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। समझते क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो थोड़ा क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझाता है कि इट इज़ अ रीजन जहाँ पे एक चार्ज की वजह से अगला चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये इसकी क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कहने का ये मतलब है कि कितना फोर्स लगता है उसको बताता है, ठीक है। हमें पहले डेफिनेशन से ये पता है कि ये फोर्स लगाता है, अब कितना लगाता है वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझते हैं? देखो, किसी किसी बुक में आई से भी दिखाते हैं बट मोस्ट जनरली इसको ई से दिखाते हैं, ठीक है। ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट? फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए Q चार्ज को फील्ड के अंदर लाने में F फोर्स लग रहा था तो यूनिट चार्ज को लाने पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स अपॉन चार्ज, दोनों तरफ Q से डिवाइड किया। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय डेफिनेशन इट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो दिखा सकते हो। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज तो स्केलर होता है, हमें पता है। इसका जो यूनिट है क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी समझ ली कि जो हमने टेस्ट चार्ज लाए थे किसी भी फील्ड के अंदर तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, है ना। पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लग रहा है, उसकी इंटेंसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इसको नोट कर ले। अभी मैं आपको कुछ बेहतर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि इसके ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी है ऐसे सवाल। करिए आगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट और नोट कर लेना। देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान लीजिए एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, मैंने उसकी डायरेक्शन दिखाया है कि इधर से
इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, इसको हम दर्शा रहे हैं ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो उस पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और यदि यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, और यहाँ पे यदि कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको फील्ड के अंदर फील्ड से अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगता है। क्या ये बात क्लियर होती है? बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आगे और बातें क्लियर होंगी, तो इतना और नोट कर लीजिए। तो अब देखो इसके ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। सबसे पहला बहुत ही सिंपल टाइप, जैसे मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल दे देगा, वो कहेगा चार्ज पार्टिकल को थोड़ा फैशन वे में बोल देगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है, उसको क्यू चार्ज दिया गया, क्यू चार्ज दिया गया और उसका मास m है, ठीक है, क्यू चार्ज दिया गया और उसका मास m है, और उसको एक ऐसे रीजन में रख दिया गया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे क्या लगी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इस पर क्यू चार्ज है, तो जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस पर फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और देखो ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा? इसके वेट को। नीचे लगेगा mg, भाई मास भी तो है इसका, और ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि फोर्स आपका क्या होता है? देखो पीछे मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से फोर्स का देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, इट इज इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई। आपको पीछे जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला और ऐड कर लेना कि जब भी कोई चार्ज क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर इतना एफ फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है m मास का, जिसके ऊपर q चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो फील्ड की डायरेक्शन में सबसे पहले तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और उसके बाद इसका जो वेट है वो नीचे काम करेगा, है ना, ये बात हमें क्लियर है। इसको कितना चार्ज दे कि इसका वेट बैलेंस हो जाए, ये पूछेगा वो हमसे। तो इसके लिए सीधी सी बात है, किसी पर्टिकुलर चार्ज के अमाउंट पे फोर्स बैलेंस होना है ना, तो एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब बैलेंसिंग वाली कंडीशन आ गई तो ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, छोटा सा ई लिख देता हूँ, एफ ई विल बैलेंस वेट एम जी, और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्यू ई, ठीक है, इक्वल्स टू एम जी। तो अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? एम जी बाई ई, एम जी बाई ई। इस प्रकार से आप चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हो। एम जी बाई ई सॉल्व करने के बाद आप बताओगे कि इतना चार्ज, इतना कूलम्स ऑफ चार्ज इस मॉलिक्यूल को देना होगा, इस ड्रॉपलेट को देना होगा वाटर के, जिससे कि इसका वेट क्या हो जाए? बैलेंस। समझ में आती है? तो इसको आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर ले। बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो इसी में क्या करता है वो, थोड़ा और इस सवाल को आगे एक्सटेंड कर देगा। वो ये कहेगा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, कह लो न्यूट्रल बॉल टाइप का है, छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, मास m है। वो अब न्यूट्रल बोला उसने, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है पहले से, ठीक है। वो बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से रिमूव कर दिया जाए, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे कि इसका वेट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैलेंस हो जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ऊपर की तरफ लगी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए, देखो हमें पता है चार्ज जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये डिपेंड करता है नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा आप एक बात बताओ, इस न्यूट्रल बॉडी में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा? इस बॉडी पे आएगा प्लस ई, माइनस ई तो इलेक्ट्रॉन का होता है। अब न्यूट्रल में से आपने माइनस निकाला है तो इस पर एक प्लस आ जाएगा कि नहीं, ओवरऑल न्यूट्रल रहने के लिए, ठीक है। तो इस पर आ जाएगा प्लस ई। अब मैं मान के चल रहा हूँ सवाल के अनुसार कि मैंने इसमें से क्या करा, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें से, ठीक है। तो इस बॉडी पे कितना आ जाएगा? प्लस का एनी चार्ज आ जाएगा कि नहीं।
तो अभी फिलहाल एन के टर्म में ना सोच के ऐसे समझ लो, ओवरऑल मैंने इस पे इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए कि क्यू चार्ज बन रहे हैं इस पे, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो ओवरऑल अब इस पे क्यू चार्ज बन रहे हैं। इस क्यू चार्ज की वजह से अब जाके ये क्या हो गया, इसका वेट जो है बैलेंस हो गया, mg इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के जरिए बैलेंस हो गया, फोर्स ड्यू टू ई, जो कि क्या होगा अगेन QE। समझ में आती है इतनी बात। तो अगेन सेम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बैलेंस वेट mg, और फोर्स का फॉर्मूला रखो QE। देखो कुछ ऐसा ही पिछले सवाल में भी हम यहाँ तक चले थे ना, बस फर्दर उसने अभी हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए कि हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जिससे कि इसका वेट क्या हो जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैलेंस, ठीक है। तो बस हमें फर्दर इस चार्ज को खोलना है एन के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम NE बड़ा E इक्वल्स टू mg, ठीक है। यहाँ से देखो mg अपॉन E कैपिटल E, ये आ गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस विल गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that must be removed in order to make this particle balanced inside this given electric field। क्या ये बात समझ में आती है? उसी का एक पॉइंट का आगे एक्सटेंशन है बस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों।